हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी ज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपसे पूछे हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हा होगा। लेकिन अगर यहीं में पूछता कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार, क्या वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है, तब ज्ञा होता। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? पूछा है यहाँ पर हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहां पर? हाँ, तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, हमें बताना कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करें ओष्ठ ध्वनि तो यहाँ पर देखिए बा और मा क्या है? ओष्ठ ध्वनि, क्योंकि ओड का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जा की बात करें तो ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि और जा हमारा क्या है? ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। अगर हम बात करें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो अब क्या होता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो शब्द होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंशिक, आंशिक शब्द में प्रत्यय है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करें आंशिक तो लास्ट में क्या, लास्ट में जो मिलता है वही हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है। प्रत्यय में से क्या होता है? लास्ट में जुड़ता है। कहाँ? लास्ट में जुड़ता है, अंतिम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंशिक में देखिए इक आ रहा है, तो इक हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सम्मात्रिक छंद। देखिए, अगर बात करें ऑप्शन डी की तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करें छप्पे की तो छप्पे हमारा कैसा होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। छप्पे विषम मात्रिक छंद, और क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? कुंडलियां। ठीक है, क्या मिलता है? कुंडलियां। तो विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? छप्पे और कुंडलियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। देखिए, अगर बात करें सर्वनाम की तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? 11। ठीक है, यहाँ पर प्रकार नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी देशवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। देखिए, अगर हम बात करें संज्ञा की तो संज्ञा के प्रकार की अगर बात करें, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये तीनों हमारे क्या होते हैं? संज्ञा के प्रकार होते हैं। लेकिन देशवाचक की बात करें तो संज्ञा का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो देशवाचक जो है संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी एक। देखिए, अगर बात करें उपसर्ग तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? हमेशा शुरुआत में जुड़ता है। ठीक है, अगर बात करें प्रत्येक की, प्रत्यय हमेशा लास्ट में होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हमेशा क्या होता है? शुरुआत में होता है। यहाँ पर प्रत्येक में अगर कोई पूछे उपसर्ग कौन सा है तो और क्या होता है? प्रत्येक में क्या होता है? प्रति होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी विदेशज। अगर बात करें दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर तद्भव की बात करें, देखिए तत्सम एक होता है, एक क्या होता है? तत्सम होता है, और एक क्या होता है? तद्बोधक। अगर तत्सम की बात करें, ये संस्कृत से मिलता जुलता, लगभग संस्कृत से मिलता जुलता शब्द होता है और संस्कृत से चलकर
परिवर्तित होकर जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या कहता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, दोनों पद मिलकर, यहाँ पर क्या मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए अगर बात करें तत्पुरुष समास की, ऑप्शन ए, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास विग्रह करने पर क्या मिलता है, कोई कारक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, अगर द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, बीच में हमेशा योजक चिन्ह मिलता है। कर्मधारय समास की बात करें यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। ठीक है, बहुब्रीहि समास की बात करें तो दो पद मिल करके कोई विशेष अर्थ यानी कि कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसलिए क्या वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर, यानी कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। देखिए अगर बात करें छंद का सर्वप्रथम उल्लेख की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिला था, ऋग्वेद में मिला था। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी उ। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको अगर पढ़ाते समय बताया होगा कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ होता है, बड़ी ई होती है, फिर बड़ा उ होता है, फिर क्या होता है ओ, फिर औ, फिर क्या होता है ए और ए। ये क्या होते हैं, सात हमारे क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ये भी बताया गया था ये जो चार होते हैं ओ और क्या ए आई, ओ और ए आई, ये चारों हमारे क्या होते हैं संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें मूल दीर्घ स्वर की, तो मूल दीर्घ स्वर में केवल आ, ई और उ आता है। ओ हमारा संयुक्त स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर में इसको गिनती नहीं होगी। तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी विदुर, ऑप्शन डी वर्षा। देखिए अगर हम बात करें पुल्लिंग की, देखिए कौन सा शब्द हमारा क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या है रात, ऑप्शन बी क्या दीमक और ऑप्शन डी क्या वर्षा। ये तीनों हमारे क्या है पुल्लिंग नहीं है। इस विदुर की बात करें तो विदुर हमारा क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 12। देखिए बात करते हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो क्रिया करने जो कार्य अभी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या क्रिया भी अभी जारी है। ठीक है, अभी हो रहा है काम, अभी क्या हो रहा है, जाने का काम अभी हो रहा है, यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे। और अभी हो रहा है, वर्तमान की बात हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी विज्ञान। देखिए अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की, तो ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले वे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा क्या ए आंख। देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आंख, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी दिन, ये तीनों हमारे क्या हैं रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि इनके तोड़ने पर इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकले। लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, तो हमारा विज्ञान जो है रूढ़ शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए
अलंकार, ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन डी विभावना अलंकार। देखिए अगर बात करें जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए चीनी तिब्बती, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी बहुरूपीय। देखिए अगर बात करें भाषा परिवार की तो भारत में 6 प्रकार की भाषा परिवार समानता बोली मुख्य तौर पर बोली जाती है। ठीक है, अगर कौन कौन सी बात, पहला मार्क क्या हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार, यानी यह क्या है बहुरूपीय भाषा परिवार का ही एक शाखा है। ठीक है, तो पहला क्या होगा इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑप्शन अगर बात करें चौथे की तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा सिनो तिब्बत भाषा परिवार, और पांचवा मार्क तराई कड़ाई भाषा परिवार, और छठा ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। अगर हम बात करें भाषा परिवार की तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो हमारा किस भाषा परिवार की है? तो बहुरूपीय भाषा परिवार की है, तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें शांत रस का स्थायी भाव की तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। देखिए अगर बात करें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार की तो भारत में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यह भारत में लगभग 50%, लगभग याद रखिएगा लगभग 50% बोली जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।